मनोज झा ने कहा कि बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त जैसी हालत हो जाएगी। इस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। वहीं एसआईआर के विरोध को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी टिप्पणी की है। आयोग का कहना है कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता कहानी गढ़ रहे हैं। बिहार के सभी मतदाताओं को निर्वाचन आयोग पर पूरा विश्वास है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में दिन पर दिन सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बार आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान पर बवाल मच गया है। शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ तीखी टिप्पणी की और नसीहत दी कि चुनाव आयोग को पहले के आयुक्तों को देखकर फैसला लेना चाहिए, वरना इनकी हालत बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त की तरह हो सकती है। कि माननीय चुनाव आयोग को अपने प्रेडिसेसर को देखना चाहिए, पहले चुनाव आयुक्त को, फिर फैसला लें। नहीं तो बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। दरअसल पिछले दिनों बांग्लादेश के 2 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था। इनके खिलाफ चुनाव में धांधली कर सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने और साजिश के तहत विपक्ष को हराने का आरोप था। अदालत में पेशी के दौरान पूर्व चुनाव आयुक्त को जूतों से भी पीटा गया था। लोगों ने जूतों की माला पहनाकर ऊपर अंडे फेंके थे। मनोज झा इसी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसका समर्थन कांग्रेस भी कर रही है। आयोग एसआईआर पर दाएं बाएं झांकने के बजाय स्पष्ट शब्दों में ये क्यों नहीं बताता कि वोट की चोरी कर रहा है। इस तरह की कड़ी टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। आरजेडी को बीजेपी और जेडीयू चेतावनी दे रहा है कि धमकाने वाली सियासत अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब जंगल राज नहीं है। और अब ये धमकाने वाली प्रवृत्ति खत्म कर लें आप। अब यहाँ राजद की जंगल राज वाली सरकार नहीं है। यहाँ पे जनता की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की एनडीए की सरकार है। वैसे जिनका 2-2 इपिक नंबर है मांगा था, लेकिन राजद सहित अन्य कोई दल के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन को अभी तक कोई नाम नहीं सुझाया है। एसआईआर के विरोध को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी टिप्पणी की। आयोग का कहना है कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता कहानी कर रहे हैं, कुछ पक्षपाती बुद्धिजीवी नैरेटिव कर रहे हैं, जबकि ऐसे लोगों की कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति बहुत कम श्रद्धा है। बिहार के सभी मतदाताओं को निर्वाचन आयोग पर पूरा विश्वास है, तभी तो सभी पार्टियों के एजेंट और नेताओं के साथ मिलकर पहला चरण पूरा किया गया और यही वजह है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कम त्रुटि के साथ प्रकाशित हुई है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने किसी का नाम नहीं लिया है, पर उसका इशारा किसकी ओर है ये लोग बखूबी समझ रहे हैं। पटना संवाददाता संजय कुमार, दिल्ली संवाददाता नीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। चलिए इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां एसआईआर का मामला और आज बीएलओ साझा करेगा वोटर लिस्ट। तो बीएलए से साझा करेंगे वोटर लिस्ट और छूटे वोटर के बारे में जानकारी देनी है। फॉर्म 6 भरना है और इसके जरिए आवेदन करना है। गड़बड़ी पर कर सकते हैं आप आपत्ति दावा। ये बड़ी खबर आपको हम पटना से बता रहे हैं, जहां आज बीएलओ साझा करेंगे वोटर लिस्ट। बीएलओ से साझा किया जाएगा वोटर लिस्ट और छूटे वोटर के बारे में आज जानकारी देनी है। फॉर्म 6 भर करके आवेदन देना है और गड़बड़ी पर अब जो वोटर है वो आपत्ति भी जता सकते हैं। और निर्वाचन आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव का कोई जवाब निर्वाचन अधिकारी को नहीं मिला है। दीघा के निर्वाचन अधिकारी को कोई जवाब अब तक नहीं मिला है। तो देखिए, तेजस्वी यादव का कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि इस बात को लेकर के जिक्र जरूर किया जा रहा था कि लिखित जो जवाब है वो तेजस्वी की तरफ से दिया गया है 2 एपिक कार्ड को लेकर के, लेकिन अब जो निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब तक कोई जवाब तेजस्वी ने नहीं दिया है। तो देखिए, वही तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि 2 वोटर कार्ड मामले में निर्वाचन आयोग को जवाब दिया जा चुका है। आपको समझ नहीं आता आईडी और आपका कह रहा है आईडी का 16 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन सब चला गया है, भेज दिया गया है। वो ऐसे न्यूज बनाने से नहीं चलेगा।
राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा कि राहुल के दावे भ्रामक हैं, जिस पर सियासत तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी पर तंज कसा तो कांग्रेस के नेता ईसी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने लंबे चौड़े प्रेजेंटेशन के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा था। एक दिन के अंदर निर्वाचन आयोग ने फैक्ट चेक करके राहुल गांधी के दावों को गुमराह करने वाला और भ्रामक बता दिया। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिना सबूत राहुल गांधी धमका रहे हैं। संवैधानिक संस्था को धमकाना गलत है। संवैधानिक संस्थाओं को बिना प्रमाण के नष्ट करने का प्रयास। जबकि बीजेपी के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, न कि संसद की कार्यवाही को बाधित करना चाहिए। सवाल खड़ा करना ही इनका मकसद है, कोई समाधान करना मकसद इनका नहीं, मुद्दा बनाना चाहते हैं सिर्फ जनता के बीच में। राहुल गांधी पर एनडीए नेताओं के तंज पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि राहुल ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाया है। बीजेपी के लोग इतने बेचैन क्यों हैं? राहुल गांधी ने तो इलेक्शन कमीशन का ही प्रपत्र जारी किया है, तो एफिडेविट किस बात की? अच्छा, आरोप लगाया है, सच्चाई बयान की है चुनाव आयोग के खिलाफ, बोल भाजपा रही। ये मतलब चोर चोर मौसरे भाई। निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो 2018 में भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ की याचिका अस्वीकार कर दी थी। अब 2025 में वही चाल चली गई है, जिसका कोर्ट में टिकना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब राहुल गांधी पर निर्वाचन आयोग ने बड़ा बयान दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि राहुल गांधी अपने झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से सख्ती से दोहराया है कि राहुल गांधी या तो नियमों के अनुसार शपथ पत्र दे या फिर अपने झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। और न्यूज़ 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है। ड्राफ्ट सूची में मृत लोगों के नाम शामिल होने के मामले में संज्ञान लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। मृत लोगों के नाम शामिल होने की जांच शुरू हो गई है। बीएलओ के कामों की भी जांच की जाएगी। कई लोगों के मृत होने के बावजूद नाम शामिल है। बांकीपुर विधानसभा के बूथ संख्या 182 का मामला सामने आया था, जिसको न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से उठाई थी और इसके बाद से अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर से बीएलओ के काम की भी जांच की जाएगी, कहां गड़बड़ी हुई है और उनके नाम जो है वो हटाए जाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि न्यूज़ 18 ने क्या खुलासा किया था। सोना देवी दुनिया में नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट में है। बालेश्वर का 3 साल पहले निधन, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम। जानकी साहब की हो चुकी है मौत, पर मतदाता सूची में अभी जिंदा है। बीएलओ की कार्यशैली पर सवाल, एसआईआर में मृतकों के नाम पर बवाल। यही हकीकत है बिहार में चल रहे एसआईआर की। मतदाता सूची पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा होने के बाद 1 अगस्त को निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। हफ्ते दिन बाद कई ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। न्यूज़ 18 की टीम जब इसकी पड़ताल करने पटना के बांकीपुर विधानसभा इलाके में पहुंची तो हैरान रह गई। टीम ने देखा सोना देवी का निधन 6 साल पहले हो गया, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम है। बालेश्वर प्रसाद का निधन 3 साल पहले हो गया, पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम है। और जानकी साहब कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम भी है। बीएलओ जो है वो किसी के द्वारा यहाँ पे फॉर्म भेज देते हैं और इनका फॉर्म आया ही नहीं, उसका नाम इस नए सूची में। ये सच्चाई है वोटर लिस्ट रिवीजन की। एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल बीएलओ की कार्यशैली के कारण उठ रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा के वार्ड संख्या 36 में सोना देवी, बालेश्वर प्रसाद और जानकी साहब के फोटो पर माला चढ़ा हुआ है, पर इन तीनों का नाम बूथ नंबर 182 पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अंकित है। बालेश्वर प्रसाद
क्रम संख्या 894 और जानकी साहब 509वें नंबर पर है। इनके घर वालों का आरोप है कि वीएलओ घर नहीं आए। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन किस तरह वीएलओ ने नजरअंदाज किया, लोग इसकी हकीकत बयां कर रहे हैं। बीएलओ घर आया था? घर पे बीएलओ तो नहीं आए थे, तो खाली फॉर्म भेजा गया? फॉर्म भेज दिए थे। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा? हाँ, वो मेरे ही घर का लड़का है, उसको दे दिए थे। न्यूज 18 की टीम जब जानकी साहब के घर पहुंची तो उनकी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई नजर आई। जानकी साहब की पत्नी आशा देवी और बालेश्वर प्रसाद बहू रेखा देवी ने भी यही आरोप लगाया कि वीएलओ वेरिफिकेशन के लिए घर नहीं आए। आपके घर आया ही नहीं कोई? नहीं, कोई नहीं आया है। सिग्नेचर करा के, हस्ताक्षर करा के, कुछ फॉर्म भरवा के ले गए लोग? नहीं ले गए हैं, कोई नहीं ले गया। तो ये उसका प्रमाण पत्र भी तो होगा? मृत्यु प्रमाण पत्र है? अच्छा। ये सारे आरोप वीएलओ की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, जिसके कारण एसआईआर की प्रक्रिया पर उंगलियां उठ रही हैं। अब सवाल है कि बड़ी संख्या में मृतकों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल होने पर निर्वाचन आयोग आगे क्या कदम उठाता है। ग्राउंड जीरो से पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और महिला मतदाताओं को साधने के लिए हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बिहार में महिला वोटर क्यों है खास, क्या किंग मेकर महिलाएं इस बार भी गेम चेंजर बन सकती हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हर राजनीतिक दल एक खास वोट बैंक को साधने की कवायद में है। इस जुगत में हर किसी की पहली पसंद है महिला वोटर, जो पिछले कुछ चुनावों में किंग मेकर बनकर उभरी हैं, यानी सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथों में है। चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने में महिला मतदाता काफी अहम भूमिका निभा रही हैं। बिहार चुनाव में भी सियासी दल इसी मजबूत जमाधार को अपने पाले में लाने के लिए भरकस कोशिश में जुटे हैं। तो वाकई में महिला मतदाता बढ़ी है और इस बार की जो मातृशक्ति है, इस बार इन्होंने ठाना है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इन वोटर के मामले में महिलाएं हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। वोट के दिन आप देख लीजिएगा, महिलाएं कहती हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। वोटिंग ट्रेंड पर गौर करें तो साल 2020 में पिछले चुनाव के दौरान 54% पुरुषों ने वोट किया, जबकि 60% महिलाओं ने वोट डाला, यानी 6% महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया। महिलाएं पहले इतनी बड़ी गेम चेंजर नहीं थी। साल 1962 के चुनाव में 55% पुरुषों ने वोट किया था, जबकि मात्र 32% महिलाओं ने ही वोट डाला, यानी 23% पुरुष ज्यादा वोट करते थे। जिस साल लालू राबड़ी को सीएम नीतीश ने सत्ता की ताकत से बेदखल किया, इस साल 2005 में 50% पुरुषों ने वोट किया था, जबकि 43% महिलाओं ने ही वोट डाला था, यानी तब भी 7% पुरुष ज्यादा थे। क्योंकि जब नरसंहार, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार होता था तो सबसे ज्यादा आंसू, रुदन हमारी माता बहनों का होता था। आज वह सुरक्षित है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद साल दर साल महिलाएं ज्यादा ताकतवर हुईं। आर्थिक और सामाजिक तौर पर महिलाएं काफी सशक्त हुईं। उन्होंने बाद के चुनावों में ये साबित कर दिया कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये महिला मतदाता ही तय करेंगी। 2020 के चुनाव में 166 सीट पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। 2015 में 166 सीट पर और 2010 में 162 सीट पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट डाले। पुलिस की हर गाड़ी पर बेटी मिलती है, स्कूल में, हर विद्यालय में मिलती है। ये सामाजिक परिवर्तन जो हुआ है, यही तो एनडीए की सबसे बड़ी पूंजी है। यही वजह है कि बिहार चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। सीएम नीतीश सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण में डोमिसाइल लागू कर चुके हैं। वृद्धा और विधवा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर चुके हैं। तेजस्वी और राहुल गांधी सरकार बनने पर माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस राजनेता की रणनीति महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद आती है और वे बिहार में किसकी सरकार बनाती हैं।
पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। चलिए इसी बीच खबर पटना से है, जहां साइबर अपराधियों की करतूत सामने आई है। निजी बैंक से 251 खातों से उड़ा लिए हैं पैसे, 5,58,00,000 पैसे उड़ा लिए गए हैं। क्लोजिंग कर वारदात को अंजाम दिया गया। ईओयू में केस दर्ज सबसे अधिक हुआ है। आपको बता दें कि अररिया से 3,05,00,000 निकाले गए। पटना, नालंदा और नवादा समेत कई जिलों में ये फर्जी निकासी हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं। ईओयू में केस दर्ज हुआ है। अररिया से 3,05,00,000 निकाले गए हैं। तो साइबर अपराधियों की ये करतूत सामने आई है। निजी बैंक से 251 खातों से पैसे निकाले गए। बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ चौतरफा हमला बोल रही है। पुलिस कभी हाफ एनकाउंटर में लंगड़ा बनाकर अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, तो कभी अपराध के जरिए अर्जित अकूत संपत्ति को जब्त करके अधिक अपराधियों को पंगु बना रही है। अब बिहार पुलिस अवैध हथियार निर्माता और अपराधियों को गोली सप्लाई करने वाले आर्म्स दुकानदारों पर एक्शन लेने जा रही है। क्या है बिहार पुलिस का एक्शन प्लान, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हमारे लाइसेंसी शॉप्स हैं जो कार्यरत है, करीब 150 के करीब लाइसेंसी शॉप्स हैं, आर्म्स के शॉप्स हैं, एमुनिशन के शॉप्स हैं बिहार में। इन दुकानों के माध्यम से भी अपराधियों को गोली की सप्लाई हो रही है। सुना आपने डीजीपी के सनसनीखेज खुलासे को। बिहार के डीजीपी के मुताबिक बिहार में अपराधियों को गोली की सप्लाई आर्म्स दुकानदार कर रहे हैं। बिहार पुलिस को इसके पुख्ता सबूत मिल गए हैं। अब ऐसे आर्म्स दुकान पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। अब अगर आर्म्स दुकानदार गोली का हिसाब किताब नहीं देंगे तो पुलिस लाइसेंस रद्द कर देगी। तो हम लोग अब शस्त्र दुकानों से यह भी पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने खाली खोखा जमा किया, उसके विरुद्ध ही दीजिए। उसके बाद उनसे लिखवाइए कि उन्होंने कहाँ प्रयोग किया, ताकि हम लोग वेरीफाई कर सके कि उस संबंध में कोई केस दर्ज हुआ है नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उन पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनके शस्त्र को निलंबित करने, कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। यही नहीं, बिहार पुलिस हर दिन मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर रही है। मिनी गन फैक्ट्री का धंधा पहले मुंगेर तक सीमित था, लेकिन अब अलग अलग जिले में हथियार का कारोबार फल फूल रहा है, जिसे खत्म करने के लिए पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। प्रतिदिन कहीं न कहीं मिनी गन फैक्ट्री की बरामदगी हो रही है, कल भी हुई थी। और जिन जिलों में मिनी गन फैक्ट्रीज काफी चल रहे थे, जैसे मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया, उसके अलावा अन्य जिलों में भी मिनी गन फैक्ट्रीज की बरामदगी हो रही है। बिहार पुलिस ने हाल के दिनों में कई मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और हथियार के साथ गोलियों की बरामदगी की है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2 AK-47, 1 इंसास, 1 कार्बाइन, 3 SLR, 5 राइफल, 175 पिस्टल और कट्टा, 52 अर्धनिर्मित हथियार, 82 मैगजीन, 7,688 कारतूस जब्त, 130 खाली खोखा गोली जब्त, 8 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए बिहार पुलिस लगातार एक्शन में है। बिहार पुलिस की इस कार्रवाई से अपराध का ग्राफ नीचे जा रहा है। अब पुलिस ने अवैध हथियार निर्माता के साथ आर्म्स दुकानदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अपराधी इन्हीं आर्म्स दुकानदारों से गोली लेते हैं और हत्या, लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन